हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक नया ही वॉर फिलहाल हमारे देश में चालू हुआ है और वो है लैंग्वेज वॉर। भाषा ये हमारे देश में अब एक कम्युनिकेशन का माध्यम ना रहते हुए अपनी अस्मिता का वॉर बन चुका है। महाराष्ट्र में मराठी का या कर्नाटक में कन्नड़ भाषा का हो, सभी लोगों पर उस एरिया की भाषा बोलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये एक तरीके से सही भी है, क्योंकि जिस जगह से आप अपने परिवार को पाल रहे हो और अपनी स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रहे हो, तो उस जगह की भाषा आपको बोलनी आनी चाहिए। ऐसे कुछ लोग हैं जो सालों से उस जगह पे रहते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो उस जगह की भाषा को बोल ही नहीं पा रहे हैं और ऊपर से लोकल भाषा ना बोलने के लिए झगड़े भी करने लगे हैं। अब ये तो बदतमीजी नहीं हुई तो फिर और क्या है। मान लीजिए कि आप मुंबई में पिछले 20 सालों से रह रहे हो और वहाँ की मराठी भाषा आप नहीं बोल पा रहे हो या बोलने के लिए मना कर रहे हो, तो ये बहुत ही गलत बात है। ऐसे ही लैंग्वेज का ये वॉर भारत की एक इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी जुड़ चुका है। भारत के कुछ लोग इस इंडस वैली सिविलाइजेशन से जबरदस्ती अपनी भाषा को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी भाषा को लेकर तमिल और संस्कृत भाषा को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्या सच में भारत की तमिल भाषा या संस्कृत भाषा ही इस इंडस वैली सिविलाइजेशन लोगों की भाषा रह चुकी है? क्या यही लैंग्वेज डेवलप होकर आज की तमिल और संस्कृत बनी है, या इन दोनों भाषा से इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषा का कोई संबंध ही नहीं है? और आखिर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत के लिए इतनी खास क्यों है? आइए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिसे गलती से घूमते घूमते खोजा गया था। ये बात है एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स लुइस की, जो 1827 में अपने काम पर जाते हैं और इन्हें अपने कंपनी के एक बड़े ऑफिसर से किसी बात पर डांट मिलती है। उसी बात से परेशान होकर वे उस काम को छोड़ देते हैं और निकलते हैं अपना मनपसंद काम करने पर, जो था घूमना और जगहों को एक्सप्लोर करना। जिस कंपनी को छोड़कर वे चले जाते हैं, वे उन्हें फिर से ना खोज कर निकाले, इसलिए वे अपने नाम को भी बदल देते हैं। वे करीब 1.5-2 साल तक पूरे भारत में घूमते हैं और साल 1829 में पंजाब की एक जगह हड़प्पा पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें एक जगह पर अजीब सा टीला या कहे गुंबद मिट्टी में दबा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन उनके मन में उसके बारे में जानने की उत्सुकता शुरू होती है और जिस वजह से वे उस जगह पर खुदाई करना चालू करते हैं। उन्हें इतिहास पढ़ने और खोजने का शौक होने के कारण वे उस बारे में लिखना भी शुरू कर देते हैं। वे सिर्फ लिखते ही नहीं बल्कि वहां पर खुदी हुई ड्राइंग्स भी बनाने लगते हैं। लेकिन जेम्स लुइस अभी भी इस बात से अनजान थे कि उन्होंने गलती से एक भारत का प्राचीन शहर या कहे एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन को उन्होंने खोज निकाला है। समय बीत जाता है 100 साल का और 1920 में ब्रिटिश इंडिया में जॉन मार्शल नाम के एक ऑफिसर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर बनाया जाता है। वे हड़प्पा के ही साइट पर जाते हैं और ज्यादा रिसर्च करते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि जिस साइट को वे स्टडी कर रहे हैं वो असल में 5000 साल पुरानी एक भारतीय सभ्यता है। हड़प्पा के साथ साथ उन्हें कई सारी और भी साइट्स मिली, जिनमें कई कंकाल मिले, और ये साइट्स जहां मिली थी वो इंडस नदी के किनारे पर ही थी, जैसे कि हड़प्पा। इस साइट को उन्होंने नाम दिया मोहनजोदड़ो। ये इसलिए क्योंकि इस जगह पर सिंधी लोग रहते थे और सिंधी भाषा में जिस जगह पर ढेर सारे इंसानी कंकाल दबे हुए मिले हैं, उस जगह को ही मोहनजोदड़ो नाम मिला है। दड़ो मतलब दबे हुए और माउंड या मोहनजो मतलब टीला। धीरे धीरे वे खुदाई करते ही चले गए और देखते ही देखते उन्हें कई सारे और खंडहर और ऐतिहासिक जगहें मिली। जल्द ही उन्हें और उनकी टीम को ये पता चला कि ये कोई मामूली साइट नहीं बल्कि एक एंशियंट सिविलाइजेशन की साइट है, जिसे बाद में इंडस वैली नाम दिया गया। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये सारी साइट्स इंडस नदी के किनारे पर बसी हुई थी और ये एरिया वैसे तो आज पाकिस्तान में है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के डिवाइड होने से पहले ये पूरा भारत ही था, जिस वजह से अपने इतिहास को जानने के लिए भारत सरकार ने इसे स्कूल की 6वीं क्लास की बुक में द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन के नाम से इसे कोर्स में ऐड भी किया है। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो हम अब तक सब कुछ जान चुके हैं, फिर भी यहाँ 2 समस्याएं सामने आई हैं। पहली है कि यहाँ पर खुदी हुई भाषा।
जिसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसके बारे में आज तक कोई कुछ नहीं जान पाया या इसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। आखिर क्या मतलब है इस लिखावट का और कैसे इसे डिकोड किया जाए जिससे पता चले कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है। दूसरी समस्या ये थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतनी बड़ी सभ्यता कैसे और क्यों इस धरती से ही मिट गई या इसे मिटा दिया गया। क्या हुआ था यहाँ के लोगों के साथ जो आज इनके सिर्फ कंकाल मिल रहे हैं। दोस्तों, जब से धरती बनी है धीरे धीरे इंसान का विकास हुआ है। वैसे ही इंसानों ने अलग अलग धातुओं का यूज करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की है। इसे 3 धातुओं की एज में हम डिवाइड करते हैं। पहला है स्टोन एज, दूसरा है ब्रॉन्ज एज और तीसरा है आयरन एज। लेकिन बीच में कहीं कॉपर एज को भी आप देख सकते हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस सिविलाइजेशन के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। मतलब कि वहाँ के लोग ब्रॉन्ज, जिसे हम हिंदी में पीतल कहते हैं, उस धातु से बनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। खुदाई में करीब 1400 से 1500 साइट मिली। लेकिन खास बात इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये थी कि इसके बराबर मिलने वाली ऐसी बहुत कम सिविलाइजेशंस उस वक्त मिली थी। मतलब कि ये बहुत ही पुरानी थी, इजिप्ट सिविलाइजेशन से भी पुरानी। उस वक्त तक जो सिविलाइजेशंस खोजी गई थी उनमें मेन थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटेमियन और चाइनीज। इन चारों सिविलाइजेशंस को ही दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन या सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैसे तो मेसोपोटेमिया सिविलाइजेशन को दुनिया की अब तक की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता था, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कार्बन डेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके ये पता लगाया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ये शायद 8000 साल पुरानी हो सकती है। इस बात का पता हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो में मिले हथियार से पता चला, जो पीतल से बने हुए थे। दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि शहर बनाने की शुरुआत 5500 बीसी के बाद हुई थी। उस वक्त ही बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई, व्यापार के लिए नए नए रूट्स खोजे गए। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज और ज्यादा गहरी की गई तब पता चला कि इन लोगों ने घर बनाने के लिए ईंटें, 1 से ज्यादा घर के माले, हर घर में टॉयलेट्स और बाथरूम, घर से निकलने वाला खराब पानी जाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम, नालियां, इस्तेमाल के लिए पानी के कुएं, मिट्टी के डस्टबिन्स भी बनाए थे। अगर आज आप किसी गांव या शहर से उस वक्त के बनाए हुए लोगों के शहर को कंपेयर कर पाएंगे तो वो बहुत ही उन्नत या बेहतर दिखेंगे आपको। लेकिन इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए हम जब तक इनकी भाषा को डिकोड नहीं कर लेते तब तक हम इनके बारे में कुछ नहीं जान सकते। आप जरा इन आर्टिफैक्ट्स को देखिए, इस पर लिखी हुई भाषा को देखिए। इसे आज तक डिकोड नहीं किया गया। ये लिखावट धातुओं से लेकर मिट्टी के बर्तनों तक पर खुदी हुई है। अब ये भाषा इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली थी, इसलिए आज इसे इंडस स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। 1920 से लेकर आज तक इस भाषा को डिकोड करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। इस भाषा को या इनमें खुदी गई इन सिंबल्स को जानने में अब तक एक बात का पता चल सका है, और वो ये है कि इस भाषा को राइट से लेकर लेफ्ट लिखा जाता था, जैसे अरबी या उर्दू लिखा जाता है। आज हम मैक्सिमम लिखावट को लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन कैसे जाना कि इंडस भाषा को राइट टू लेफ्ट लिखा गया है? जरा इस टैबलेट को देखिए। इस कोने में कुछ शब्दों को एडजस्ट किया गया है, जैसे कि हमने भी कई बार स्कूल या कॉलेज में लिखते वक्त ऐसा किया है। लेकिन इस मामले में इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषा को लेफ्ट में एडजस्ट किया गया है, जिससे इस बात का पता चला या अंदाजा लगाया गया कि वे लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे। दोस्तों, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जरा इस इमेज को देखिए। ये एक जानवर है जो यूनिकॉर्न जैसे दिखता है। ये करीब करीब हर एक आर्टिफैक्ट पर खुदा हुआ मिला है। आखिर इसे क्यों खुदवाया गया? क्योंकि आज की तारीख में ऐसा कोई जानवर हमें देखने को नहीं मिलता। तो फिर आखिर ये है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वक्त ये जानवर सच में एग्जिस्ट करता था और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग उसका इस्तेमाल करते थे, जैसे कि आज गाय बकरी का या बैल का इस्तेमाल करते हैं खेती के वक्त? आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे कई आर्टिफैक्ट्स इकट्ठा किए जिनमें ऐसे कई सारे सिंबल्स और साइंस खुदे हुए मिले हैं। इन सिंबल्स की गिनती 400 से ज्यादा थी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारी हिंदी में वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, जिनमें 11 अक्षर, स्वर और 41 व्यंजन होते हैं, ठीक उसी तरह इंडस भाषा में यही 400 से ज्यादा है। इनके ये सिंबल्स अलग अलग जानवरों और पंछी के साथ साथ मछलियों के जैसे भी दिखते हैं।
लेकिन इतने ज़्यादा प्रकार के अक्षर और आकृतियां देखकर इतिहासकारों का ये कहना है कि भाषा एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, जिसे टेक्निकली लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट कहते हैं। इस नाम से आप देख सकते हैं कि लोगो मतलब एक आकृति, जिस वजह से इसे ये नाम पड़ा है। ये ठीक उसी तरह है जैसे इजिप्शियंस हायरोग्लिप्स होते हैं, जिनमें कई सारे पंछी, पेड़, बर्तन और बीज आप देख सकते हो। लेकिन इजिप्शियन हायरोग्लिफ को इतिहासकार डिकोड कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें खुदाई में एक ऐसा पत्थर या टैबलेट मिला जिनमें एक ही टैबलेट पर ग्रीक और डेमोटिक भाषा में लिखा हुआ था। मतलब उसमें ग्रीक लैंग्वेज की वजह से उस वक्त हम समझ पाए कि कौन से सिंबल का क्या मतलब है। वो पत्थर एक गूगल ट्रांसलेटर की तरह बन गया था, जो उन हायरोग्लिफ को डेमोटिक और ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट कर रहा था। लेकिन अफसोस कि इंडस लैंग्वेज के लिए ऐसा कोई भी प्रबंध करके हमें नहीं मिला, और जिस वजह से आज तक उसमें क्या लिखा है ये कोई नहीं समझ पाया। दोस्तों, हर लैंग्वेज के पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा कि हिंदी भाषा के बारे में, जिसमें टोटल 52 अक्षर होते हैं और कुछ अक्षरों को मिलाकर एक शब्द तैयार किया जाता है। और शायद इसके जैसे ही दो सिविलाइजेशन के बीच जब कोई व्यापार होता है तो उसमें करेंसी के साथ साथ भाषा की भी नॉलेज को ट्रांसफर किया जाता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडस लैंग्वेज के कुछ सिंबल्स या शब्द भारत से दूर मेसोपोटामिया में भी मिले हैं कुछ अवशेषों पर, जिससे यह साबित होता है कि इन दोनों सिविलाइजेशन के बीच किसी प्रकार का व्यापार होता था। दोनों भी जगहों पर अलग अलग भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। बावजूद इसके किसी किसी जगह पर जब इन्होंने सिंबल्स की अदला बदली की होगी, और जिस वजह से इस इंडस लैंग्वेज के सिंबल्स मेसोपोटामिया की लैंग्वेज में भी मिले हैं। ये जो सिंबल्स आप देख रहे हो, ये जार या पानी के मग के जैसे दिख रहा सिंबल है। ये दोनों जगह पर मिला है। दोनों जगह पर सिर्फ ये फर्क है कि इंडस लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया है, लाइन के अंत में, और मेसोपोटामिया की लैंग्वेज में इसे 2 बार इस्तेमाल किया गया है। इसके पीछे का रीजन जानकर आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि मेसोपोटामिया के लोग इंडस लैंग्वेज का ही इस्तेमाल व्यापार के लिए कर रहे थे। ये अदला बदली सिर्फ भाषा तक ही नहीं थी दोस्तों, ये तो उनके बीच शहर के बारे में भी थी। दोनों जगहों के शहरों में कई समानताएं मिली है, जिनमें राजा के रहने वाले ठिकान, व्यापार की जगह और गांव जिसमें लोग रहते हैं, इन सारी जगहों की बनावट इंडस वैली और मेसोपोटामिया में एक जैसी ही है। लेकिन ठीक उसी तरह से इजिप्ट, मेसोपोटामिया और इंडस वैली के बीच एक फर्क भी है कि इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में कई सारे मंदिरों और पूजा घर देखने को मिले, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा एक भी मंदिर या पूजा घर नहीं मिला। साथ साथ यहाँ ना कोई बड़ा सा राजा का महल या गुंबद मिला, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ कोई राजा नहीं होता था, और ना ही कोई पूजा घर या मंदिर पे पुजारी रहता था, या रिलीजन नाम की कोई चीज़ उस वक्त थी। यहाँ तक कि कोई हथियार भी उस जगह से आज तक नहीं मिले, जिससे ये पता चलता है कि किसी भी प्रकार का कोई युद्ध वहाँ हुआ ही नहीं था। ये बात वैसे हैरान करने वाली भी है, क्योंकि जब दूसरे सिविलाइजेशन के बारे में हम पता करते हैं तो वहाँ हथियार मिले हैं, लेकिन इंडस वैली में आज तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इन सारी बातों से पता चलता है दोस्तों कि इस सिविलाइजेशन में कोई राजा नहीं था, कोई मंदिर नहीं थे, और ना ही कोई रिलीजन था। ये लोग बड़े ही प्यार से मिलजुल कर रहते थे, और वो भी बिना जातिवाद के, बिना किसी रिलीजन और बिना किसी दुश्मनी से। अब देखते हैं कि इस बात का कैसे पता चला कि इंडस वैली में कोई भी रूल करने वाला राजा था ही नहीं। तो ये इस बात से साबित होता है कि जब खुदाई के दौरान नहाने का या दिन की नैसर्गिक क्रिया करने की जगह को ध्यान से स्टडी किया गया, तो ये बात पता चली कि ऐसे बाथरूम या टॉयलेट्स इंडस वैली की हर घर में पाए गए। अगर इजिप्ट या दूसरी किसी सिविलाइजेशन की ऐसी जगह को देखेंगे तो ये सुविधाएं सिर्फ राजा या सुपेरियर लोगों के पास ही रहती थी। वैसे ही ठीक घरों के बारे में भी ये बात साबित होती है, क्योंकि दूसरी किसी सिविलाइजेशन की बात करें तो बड़े घर सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों या राजाओं के ही रहते थे, लेकिन आम जनता के तो छोटे ही रहते थे। जबकि इंडस वैली में हर घर एक समान था, और हर घर में वो सुविधाएं भी एक समान थी। कुछ लोगों ने इस जगह पर आर्ग्यूमेंट भी किया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की कुछ जगहों पर बड़ी बिल्डिंग्स मिली है। तो इसका जवाब यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क के प्रोफेसर एडम ग्रीन ने दिया है, ये कहते हुए कि बिल्डिंग कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग नहीं थी, और दूसरी बात यह कि बिल्डिंग सारे कम्युनिटी ने मिलकर बनाई थी, जिसे शहर के लोग मिलकर यूज कर सकते थे।
इन शॉर्ट किसी के घर में यदि शादी हो या कोई फंक्शन हो तो वो इसे इस्तेमाल कर सकते थे। और वहाँ तो बर्तन गलाने की फैक्ट्री होने के भी सबूत मिले हैं। इन दोनों जगहों पर कुछ ऐसी चीजें मिली है जिनसे कई इतिहासकार इसे एक राजा या सुपेरियर अथॉरिटी से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन आज तक इस बात को कोई साबित नहीं कर सका कि यहाँ किसी राजा का राज भी था या नहीं। इन सारी चीजों से एक ही बात साबित होती है दोस्तों कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग एग्रेसिव नहीं थे, उनका कोई रिलीजन नहीं था और उनमें किसी भी प्रकार का कोई जातिवाद भी नहीं था, और साथ साथ वे लड़ाकू भी नहीं थे। जो भी हथियार वहां से मिले वे बेहद ही बेसिक थे, जो रोजमर्रा के काम में आने वाले टूल्स थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने की स्टडीज से पता चला है कि कुछ 3 से 4 हजार साल पहले यहाँ भयानक सूखा पड़ा, जिस वजह से लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर बस गए। कई इतिहासकारों का कहना है कि आज के भारत के साउथ इंडियन ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज इंडस वैली सिविलाइजेशन छोड़कर दक्षिण भारत में जा बसे। इनके इस ट्रांसफर का ये असर हुआ कि आज से करीब 2600 साल पहले ये इंडस वैली पूरी तरह से खाली हो गई। कई इतिहासकारों का ये भी कहना है कि आर्यन जो उत्तरी ध्रुव से भारत में माइग्रेट हुए थे, जो आज ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य ऊंची जातियों में है, उन्होंने इस पूरी सिविलाइजेशन को ही खत्म कर दिया, क्योंकि कई कंकालों के सर पर और शरीर के बाकी हिस्सों पर हड्डियों पर भी चोट के निशान मिले हैं। लेकिन यह साबित करना कि आर्यन इन्वेजन हुआ था, ये बेहद ही मुश्किल है। वैसे इस सिविलाइजेशन को हिंदू धर्म से जोड़कर देखने वाले भी काफ़ी लोग हैं, जिनमें एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर ठाकुर प्रसाद वर्मा ने लिखा है एक शोध पत्र में कि वहाँ पर मिली एक मूर्ति उसे पार्वती के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति भी होनी चाहिए। हालांकि हड़प्पा स्थलों में पार्वती पूजा का किसी भी प्रकार का एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। दोस्तों, ऐसे लोगों का मुझे बड़ा कमाल लगता है कि जहां कोई संबंध नहीं है, ऐसी जगह से नाता जोड़कर आखिर ये क्या साबित करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि आखिर ये सिविलाइजेशन कैसे नष्ट हुई या की गई। वैसे जरा इस एरिया को देखिए दोस्तों, ये उस जगह पर है जिसके दोनों बाजू में रेगिस्तान या बीहड़ है। लोग उस वक्त सिर्फ नदी के किनारे पर ही बसते थे, क्योंकि पानी वहीं से मिलता था। और ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों भी ऐसी जगह पर बसे हैं जहां ढेर सारा पानी अवेलेबल है। इसलिए एक बात यह भी हो सकती है दोस्तों कि कभी ना कभी इस जगह पर सूखे का परिणाम हुआ ही है, जिस वजह से लोगों को यहाँ से ट्रांसफर होने पर मजबूर किया है। वैसे इन जगहों की भाषा और नष्ट होने के कारण को आज भी आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ढूंढ ही रहे हैं। हम तो बस उम्मीद कर सकते हैं कि इस बात का जल्द से जल्द पता चले। तो फाइनली आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।